मेरे अपने परिवार ने मुझे बेच दिया था, अपनी ही औलाद को, एक सौदे में, जैसे कोई पुराना सामान बेचता है। और उस कमरे में बैठे किसी को नहीं पता था कि ये सच सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी छोटी बहन यूना की चमकती जिंदगी के लिए मेरी पूरी जिंदगी की कीमत लगा दी गई थी। मेरे पापा ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया था और उसी मुस्कान के पीछे मेरी बर्बादी का कागज तैयार खड़ा था। पर यह सब मेरी पिछली जिंदगी में हुआ था और इस बार कहानी अलग होने वाली थी। आज जिस कमरे में मैं बैठा था, वहां वही लोग मेरे सामने सिर झुकाए खड़े थे। वही पापा जिन्होंने मुझे बेचा था, अब मेरी एक हाँ के लिए तरस रहे थे। वही यूना जो कभी मुझे देखकर नाक सिकोड़ती थी, अब कांपते हाथों से मेरी तरफ देख रही थी। उनकी पूरी दुनिया अब मेरे एक इशारे पर टिकी थी। उन्हें लग रहा था कि वो मुझसे रहम मांगने आए हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये पल मैं पहले से कितनी बार अपने सपनों में जी चुका हूं। और सबसे बड़ी बात जो सिर्फ मैं जानता था, वो ये थी कि जिस सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने मुझे बेचा था, वो भविष्य था ही नहीं। वो एक झूठ था, अंदर से बिल्कुल खोखला। जिस दौलत के लिए उन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी, वो असल में कांच थी, सोने के मुलम्मे वाली कांच। उन्होंने अपना असली सोना बेचकर कांच खरीदा था। पर यह समझने में उन्हें अभी बहुत देर थी, बहुत ज्यादा देर। पर इस सबसे पहले मुझे आपको वहां ले चलना होगा जहां से सब शुरू हुआ, मेरी पिछली जिंदगी। मैं इस परिवार का वो बेटा था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। हर अच्छी चीज यूना के लिए थी और हर कमी मेरे हिस्से में आती थी। फिर एक दिन पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, बड़े प्यार से। इतने सालों में पहली बार उनकी आवाज में नरमी थी और बेवकूफ मैं, मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा शायद आज वो मुझे अपना बेटा मान लेंगे। कमरे में यूना भी बैठी थी, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लिए। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अब इस परिवार को तेरी जरूरत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा आखिरकार मेरा वक्त आ गया। फिर उन्होंने मेरे सामने कुछ कागज रख दिए, दादाजी की दी हुई सारी जायदाद जो उन्हें सिर्फ मेरे नाम की थी। उन कागजों पर एक दस्तखत से किसी और की होने वाली थी, और मैंने अपने परिवार पर भरोसा करके बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। उस एक दस्तखत के साथ मैं कंगाल हो गया और वो मालामाल। दादाजी की सारी दौलत यूना की शादी और इस परिवार की ऊंची उड़ान के लिए इस्तेमाल हो गई, और मेरा सौदा कर दिया गया। एक गंदे डील में मुझे एक मोहरे की तरह आगे कर दिया गया ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। जब तक मुझे समझ आता कि मेरे साथ हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अपने खून ने मुझे बेच दिया था और मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। उसके बाकी कहानी छुपी और बेरहम है। जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ दिया, उसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर फेंक दिया। ना पैसा, ना नाम, ना कोई अपना। बेचने से ठीक पहले पापा ने मेरी आंखों में देखकर कहा था, तेरी कीमत बस इतनी ही है जितने में हम तुझे बेच सकें। वो लाइन आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं सड़कों पर तिल तिल कर मरा और मेरा परिवार मेरी कब्र पर अपना महल खड़ा कर रहा था। एक ठंडी रात, एक सुनसान सड़क पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अकेला, टूटा हुआ, इस पूरी दुनिया से नफरत करते हुए। मैंने सोच लिया था कि बस यहीं सब खत्म। पर फिर कुछ अजीब हुआ। मैंने आंखें खोली। मैं अपने उसी पुराने कमरे में था, अपने उसी पुराने बिस्तर पर। मेरे हाथ फिर से जवान थे, मेरे जख्म गायब थे। दीवार पर लगा कैलेंडर वो तारीख दिखा रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। उस प्यार भरे बुलावे से ठीक एक दिन पहले का दिन। मेरी सांस रुक गई। ये कोई सपना नहीं था, मैं सच में वापस आ गया था, उसी मोड़ पर जहां से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की हर याद थी, हर धोखा, हर झूठ, हर वो राज जो आगे खुलने वाला था। सब मुझे पहले से पता था और इस घर में किसी और को कुछ नहीं पता था। उनके लिए मैं अब भी वही बेकार बेटा था, पर मैं अब वो लड़का नहीं रहा था। मैं वो आदमी था जो एक बार सब कुछ खोकर वापस आया था। मैं बिस्तर से उठा और शीशे में अपने आप को देखा। चेहरा वही था, पर आंखें बदल चुकी थीं। उनमें अब वो डर नहीं था, वो उम्मीद नहीं थी जो मुझे बर्बाद कर गई थी। अब वहां सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी। मैंने अपने आप से उसी पल एक वादा किया, इस बार ना मैं बिकूंगा ना झुकूंगा। इस बार वो दस्तखत कभी नहीं होगा। और जिस दौलत के लिए इन्होंने मुझे बेचा था, वो दौलत मैं इनके अपने हाथों से छीन कर इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तभी नीचे से पापा के बुलाने की आवाज आई, वही नरम नकली आवाज जो मुझे आज भी याद थी। पिछली बार इसी आवाज ने मुझे जाल में फंसाया था और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बार मुझे ठीक ठीक पता था कि वो उस कमरे में क्या लेकर बैठे हैं। इस बार खेल मेरे हिसाब से चलने वाला था। मैंने अपनी वही पुरानी सस्ती जैकेट उठाई, उसे पहना और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरी दूसरी जिंदगी और मेरा अदला यहीं से शुरू होने वाला था। सीढ़ियां उतरते हुए मेरे कदम धीरे थे, पर मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। ये वही घर था जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक मेहमान की तरह गुजारी थी। बड़ा घर, महंगा सामान, पर मेरे लिए इसमें कभी जगह नहीं थी। हवा में वही पुरानी ठंडक थी, वही दिखावे की चमक। पिछली बार इस घर ने मुझे निगल लिया था, पर आज मैं इसे नई आंखों से देख रहा था। शिकार की आंखों से नहीं, शिकारी की आंखों से। नीचे पापा अखबार लिए सोफे पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर वही नकली नरमी आ गई जो मैंने कल रात अपने सपने में दोबारा देखी थी। मम्मी रसोई में यूना के लिए नाश्ता बना रही थी, बड़े प्यार से, जैसे वो कोई राजकुमारी हो।
मेरे लिए वहां कुछ नहीं था, न खाना न एक नजर। पिछली बार मुझे इस बात से तकलीफ होती थी, आज मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था इन सबका असली चेहरा क्या है। तभी यूना कमरे से निकली, मोबाइल पर हंसती हुई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ ली, जैसे मैं कोई गंदगी हूं। बड़े भैया, उसने तंज में कहा, कुछ काम का कर लिया करो, हमेशा इस घर पर बोझ बनकर मत रहो। मम्मी पीछे से हंस पड़ी और बोली, इसे कौन समझाए। पिछली बार ये शब्द मुझे अंदर तक चीर देते, पर आज मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। मेरी खामोशी ने उसे थोड़ा अजीब जरूर कर दिया। पापा ने अखबार नीचे रखा और मुझे अपने पास बुलाया, उसी मीठी आवाज में, बेटा इधर आकर बैठ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता था ये बात क्या है। यही वो पल था जहां से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। यही उन्होंने मुझे प्यार का झांसा देकर वो कागज थमाए थे। मैं चुपचाप जाकर उनके सामने बैठ गया, बिल्कुल शांत, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। अंदर ही अंदर मेरा हर हिस्सा तैयार था। पापा ने मेरे घुटने पर हाथ रखा और कहना शुरू किया, देख बेटा, यूना की जिंदगी बनने वाली है। बाइक परिवार जैसा बड़ा घराना हमें रिश्ते के लिए देख रहा है, पर इसके लिए हमें थोड़े पैसों और तेरी थोड़ी मदद की जरूरत है। तू तो समझता है ना, परिवार सबसे पहले आता है। हर शब्द वही था जो पिछली बार था, उसी क्रम में, उसी नकली अपनेपन के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पुरानी फिल्म दोबारा देख रहा हूं, जिसका हर सीन मुझे रटा हुआ है। पिछली बार इसी जगह मेरी आंखें भर आई थीं। मुझे लगा था कि आखिरकार मेरे पापा को मेरी जरूरत है, कि शायद अब वो मुझे प्यार करें, और उसी भावुकता में मैंने बिना सोचे सब कुछ दे दिया था। पर इस बार मेरे अंदर ना कोई आंसू था, ना कोई उम्मीद। मैं उनकी आंखों में देख रहा था और मुझे सिर्फ लालच दिख रहा था। वो प्यार नहीं मांग रहे थे, वो मेरी बलि मांग रहे थे। बस शब्द मीठे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और बहुत शांति से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए पापा, मैं इस बारे में सोचकर बताता हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा का हाथ मेरे घुटने पर ही जम गया। ये वो जवाब नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पिछली बार मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया था हाँ कहने में। आज उनका हमेशा झुकने वाला बेटा पहली बार रुका था, और ये छोटा सा रुकना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। पापा के चेहरे की नरमी एक पल में गायब हो गई। सोचना किस बात का, उनकी आवाज अब सख्त थी। मम्मी रसोई से बाहर आ गई, बोली, तू कब से इतना बदल गया, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता। यूना ने घूर कर देखा, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। उनके असली चेहरे एक एक करके सामने आ रहे थे। जो परिवार कुछ देर पहले मीठी बातें कर रहा था, वो मुझ पर टूट पड़ने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि मैंने सोचने का वक्त मांग लिया। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बस शांति से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया, उनकी आवाजों को पीछे छोड़ते हुए। पहले ये आवाजें मुझे डरा देती थीं, आज ये सिर्फ शोर थीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, कल सुबह, इससे पहले कि ये लोग कोई चाल चलें, मुझे वो करना था जो मेरी असली ताकत थी। मुझे दादाजी की वो विरासत वापस अपने हाथ में लेनी थी, जो असल में सिर्फ मेरी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं घर से निकल गया, किसी को कुछ बताए बिना, चुपचाप। पिछली बार मैं इस घर के हर खेल में पीछे था, हमेशा एक कदम धीमा, पर इस बार मैं सबसे आगे चलने वाला था। मेरे पास वक्त कम था और करने को बहुत कुछ था। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, वो चीज वापस लेना जो असल में हमेशा से मेरी थी। वो चीज जिसके दम पर मेरा परिवार आज तक राज कर रहा था। मेरे दादाजी इस पूरी दुनिया में बस वही एक इंसान थे जिन्होंने उसे सच में प्यार किया था। जाने से पहले उन्होंने अपनी सारी असली जायदाद, एक पुरानी जमीन और एक छोटी सी कंपनी की कुछ खास कागज, सब कुछ सिर्फ मेरे नाम कर दिया था। उन्हें पता था कि ये परिवार मेरे साथ क्या करेगा, पर पिछली बार मेरी नादानी और इनके धोखे ने वो सब इनके हाथों में पहुंचा दिया था। इस बार मैं वो गलती नहीं मनूंगा। मैं शहर के एक पुराने इलाके में दादाजी के भरोसेमंद वकील के छोटे से दफ्तर पहुंचा। वही दफ्तर जहां पिछली बार मैं तब आया था जब सब कुछ लुट चुका था, मदद मांगने, और बहुत देर हो चुकी थी। पर आज मैं सही वक्त पर आया था। मुझे ठीक से पता था कि कौन सा कागज कहाँ है, और इन्हें कानूनी तौर पर पक्का करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। मेरी याददाश्त ही मेरा सबसे बड़ा हथियार थी। दफ्तर में एक लड़की काम कर रही थी, मीना। साधारण कपड़े, थका हुआ पर बेहद नरम चेहरा। पिछली जिंदगी में जब पूरी दुनिया ने मुझ पर से मुंह मोड़ लिया था, तब इसी लड़की ने मुझे एक गिलास पानी और दो मीठे बोल दिए थे, बिना किसी मतलब के। वो शायद इकलौती इंसान थी जिसने मुझे मेरी हैसियत से नहीं, एक इंसान की तरह देखा था। और आज वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं, क्योंकि उसके लिए मैं सच में अजनबी ही था। मीना ने नरमी से पूछा, माफ कीजिए, आपको किससे मिलना है। मैंने उसे दादाजी के कागजों के बारे में बताया। थोड़ी हैरानी से उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले और मेरी मदद करने लगी। उसे नहीं पता था कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज ढूंढ रही है। उसकी छोटी छोटी मदद से मैंने वो सारे कागज इकट्ठे किए जिनसे मेरा हक पक्का होता था। मैंने मन ही मन एक बात गांठ बांध ली, इस बार मैं इस लड़की का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब आए, एक बुजुर्ग और ईमानदार आदमी। उन्होंने मुझे पहचाना, दादाजी के पोते के तौर पर। मैंने उनसे साफ साफ कहा
कि मैं अपनी सारी विरासत को एक मजबूत कानूनी सुरक्षा में डालना चाहता हूं, ताकि कोई भी, चाहे वो मेरा अपना परिवार ही क्यों ना हो, उसे मुझसे छीन ना सके। वकील साहब थोड़ा चौंके, पर मेरी आंखों में जो साफ इरादा था उसे देखकर वो मान गए। कागजों पर काम शुरू हो गया। जब वकील साहब कागज तैयार कर रहे थे, मेरी नजर दीवार पर लगी दादाजी की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। एक पल के लिए मेरा कठोर दिल थोड़ा नरम पड़ गया। दादाजी, मैंने मन में कहा, इस बार मैं आपकी दी हुई चीज को यूं बिखरने नहीं दूंगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया था, इस बार मैं उसे सही साबित करूंगा। उनकी वो आखिरी बात मुझे याद आई कि एक दिन मेरी असली कीमत सबको पता चलेगी। आज मैं वो दिलाने निकला था। कुछ ही घंटों में काम पूरा हो गया। दादाजी की पूरी विरासत अब कानूनी तौर पर पूरी तरह मेरे कब्जे में थी, एक ऐसी दीवार के पीछे जिसे मेरा परिवार छू भी नहीं सकता था। बाहर से देखने पर ये कुछ पुराने कागज थे, पर मैं जानता था कि यही वो नींव है जिस पर मैं अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करूंगा। मेरे परिवार को अभी इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी है। जाते जाते मीना ने मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा, उम्मीद है आपका काम हो गया होगा। एक पल के लिए मैं रुक गया। पिछली जिंदगी में इसी मुस्कान ने मेरे सबसे बुरे दिन में मुझे थोड़ी हिम्मत दी थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। उसे मेरी बात समझ नहीं आई, पर मैं जानता था कि एक दिन मैं इस लड़की की जिंदगी इतनी अच्छी बना दूंगा जितनी इसने कभी सोची भी नहीं होगी। दफ्तर से बाहर निकलकर मैंने ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। पहला कदम पूरा हो चुका था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। अब मेरे पास एक नींव थी, एक ढाल थी, पर सिर्फ ढाल से जंग नहीं जीती जाती। अब मुझे चाहिए था पैसा और ताकत, और वो भी तेजी से। और मेरे दिमाग में पहले से ही एक तारीख घूम रही थी, एक ऐसा मौका जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता था। बस वहीं से मेरा असली खेल शुरू होने वाला था। ढाल मेरे पास थी, पर तलवार अब बाकी थी। अकेले विरासत से कुछ नहीं होने वाला था। मुझे असली पैसा चाहिए था, और बहुत जल्दी। पर मेरे जैसे आदमी को, जिसके पास ना नाम था ना पहचान, पैसा कौन देता? यहीं पर मेरी पिछली जिंदगी मेरे काम आने वाली थी। मुझे आने वाले हर बड़े उतार चढ़ाव की तारीख तक याद थी। और मुझे एक ऐसा मौका याद आया जो अब से कुछ ही दिन दूर था। एक कंपनी थी जिसके शेयर उस वक्त आसमान छू रहे थे। हर कोई उसमें पैसा लगा रहा था। हर बड़ा आदमी उसे सोने की खान बता रहा था। पर मैं जानता था एक राज जो अभी किसी को नहीं पता था। कुछ ही हफ्तों में उस कंपनी का एक बड़ा घोटाला बाहर आने वाला था, और उसके शेयर जमीन पर आ गिरने वाले थे। जहां पूरी दुनिया उसमें पैसा डाल रही थी, वहां मुझे उसके गिरने पर दांव लगाना था। मैं एक छोटे से निवेश दफ्तर में गया, जहां एक मजा हुआ पर अकेला सा निवेशक बैठता था। पिछली जिंदगी में यह आदमी आगे चलकर बहुत बड़ा बना था। मैंने उसके सामने अपनी सारी विरासत को गिरवी रखकर दांव लगाने की बात रखी। उस कंपनी के गिरने पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। बेटा, उसने कहा, वो कंपनी तो रॉकेट है, और तुम उसके गिरने पर सब कुछ लगा रहे हो? सोच लो, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने उसकी आंखों में देखकर शांति से कहा, मुझे बस एक एहसास है कि उस चमक के पीछे कुछ सड़ा हुआ है। मैंने उसे कोई सबूत नहीं दिया, क्योंकि मैं दे नहीं सकता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं सही हूं। मेरी आवाज में जो भरोसा था, वो उसने पहले कभी किसी नौजवान में नहीं देखा था। उसने ना चाहते हुए भी मेरी बात मान ली, शायद मेरी जिद देखकर, या शायद मेरी आंखों की उस ठंडक को देखकर जो उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगले कुछ दिन सबसे मुश्किल थे। शेयर और ऊपर चढ़ गए। निवेशक घबराकर मुझे फोन करता रहा। बोला, अब भी वक्त है, अपना पैसा निकाल लो। पर मैं टस से मस नहीं हुआ। मैं घर पर शांत बैठा रहा, जबकि मेरा परिवार यूना की शादी के सपने बुन रहा था, इस बात से बेखबर कि उनका बेकार बेटा कितना बड़ा खेल खेल रहा है। मुझे डर नहीं था। मैं सिर्फ उस तारीख का इंतजार कर रहा था जो मुझे जबानी याद थी। और फिर वो दिन आया। खबर बिजली की तरह फैली। उस कंपनी का घोटाला बाहर आ गया था। एक ही दिन में उसके शेयर ताश के पत्तों की तरह गिर गए। जो लोग कल तक उसे सोना समझ रहे थे, आज सड़क पर आ गए थे। और मेरा गिरने पर लगाया हुआ दांव सोना बन गया था। मेरी गिरवी रखी विरासत कई गुना होकर वापस आ गई, और मेरे हाथ में अब वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी, असली पैसा। वो निवेशक मेरे पास दौड़ा आया। उसकी आंखों में हैरानी और इज्जत दोनों थी। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। तुम्हें कैसे पता था? मैंने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वो देखा जो बाकी सब देखना नहीं चाहते थे। उस दिन के बाद वो आदमी मेरा पहला सच्चा साथी बन गया। एक ऐसा आदमी जो पैसे की दुनिया को जानता था, और जब आंख मूंद कर मुझ पर भरोसा रखता था। मुझे मेरी पहली ताकत मिल गई थी। घर पर किसी को कुछ पता नहीं चला। मेरे लिए ये बेहतर था। मैं अभी छुपा रहना चाहता था, अंधेरे में, जब तक कि मेरी ताकत इतनी ना हो जाए कि कोई मुझे रोक ना सके। पापा अब भी मुझे वही नाकारा बेटा समझ रहे थे, और यूना अब भी मुझ पर हंस रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को वो बोझ समझते हैं, उसने चुपचाप उतना कमा लिया है जितना उनके सारे दिखावे की कीमत भी नहीं। उस रात पहली बार मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मेरे पास अब ढाल भी थी और तलवार भी। पर यह तो बस शुरुआत थी। मेरा असली निशाना बहुत बड़ा था। वो परिवार जिसने मुझे बेचा, और वो साम्राज्य जिसके लिए मुझे बेचा गया। मैंने अपने हाथ में आए पैसों को देखा और मन ही मन हिसाब लगाया। अगला कदम था उस जमीन को खरीदना,
जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता था कि वो आने वाले कल में सोना उगलने वाली है। अपनी इस ठंडी जंग के बीच मैंने एक पल के लिए रुकना जरूरी समझा। हर तरफ बदला और हिसाब किताब था, पर एक चेहरा था जो मुझे बार बार याद आ रहा था। मीना। दफ्तर में उसकी वो छोटी सी मदद, उसकी वो नरम मुस्कान। पिछली जिंदगी में जब मैं कीचड़ में पड़ा था, तब इसी लड़की ने बिना किसी वजह के मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, और मैं उस वक्त इतना टूटा हुआ था कि उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मुझे याद था मीना की अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी, और उनके इलाज का कर्ज उस मासूम लड़की की कमर तोड़ रहा था। पिछली बार उसी कर्ज की वजह से उसे अपनी पढ़ाई और अपने सारे सपने छोड़ने पड़े थे। एक अच्छी लड़की जिसका कसूर बस इतना था कि वो गरीब थी। इस बार मैं ये होने नहीं दूंगा। जो एहसान उसने मुझ पर किया था, उसे लौटाने का वक्त आ गया था। मैं दोबारा उस वकील के दफ्तर गया, इस बार एक अलग मकसद से। मैंने बातों बातों में मीना की हालत के बारे में पता लगाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा मुझे याद था। उसकी माँ का इलाज बीच में रुका हुआ था, और कर्ज देने वाले उसके पीछे पड़े थे। उसके चेहरे की वो थकान अब मुझे और साफ दिख रही थी। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर उस मुस्कान के पीछे गहरा डर छुपा हुआ था। मैंने वकील साहब के जरिए बिना अपना नाम बताए मीना की माँ के इलाज का सारा कर्ज चुका दिया, पूरा का पूरा, और साथ ही उनके अच्छे इलाज का इंतजाम भी करवा दिया। मैंने साफ कह दिया कि उस लड़की को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया। मैं उसका एहसान उतार रहा था, उस पर एहसान नहीं कर रहा था। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना शुक्रिया, ना कोई पहचान। मेरी ठंडी बदले से भरी दुनिया में ये एक काम था जो बिल्कुल साफ था, बिल्कुल सच्चा। शायद ये मेरे लिए भी जरूरी था, खुद को ये याद दिलाने के लिए कि मैं अब भी एक इंसान हूं, कि जिस नफरत ने मुझे जलाया था, उसने मुझे पूरी तरह राख नहीं किया है। मीना मेरी उस बची हुई इंसानियत की आखिरी निशानी थी। कुछ दिन बाद मैं दफ्तर के पास से गुजरा। दूर से मैंने मीना को देखा। उसका चेहरा आज अलग था। उस पर से डर का वो साया हट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी अनजान फरिश्ते ने उसकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म कर दी थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया कह रही थी। उसे क्या पता था कि उसका वो फरिश्ता कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। मैं वहां रुका नहीं। मैंने उसे दूर से देखा और आगे बढ़ गया। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। इस पूरी कहानी में जहां हर रिश्ता एक सौदा था, हर मुस्कान के पीछे एक चाल थी, वहां मीना का ये रिश्ता ही इकलौता सच्चा रिश्ता था। और मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की की मुस्कान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरी एक ऐसी कमजोरी थी जिस पर मुझे फक्र था। ये पल मेरे लिए एक गहरी सांस की तरह था, पर मैं जानता था कि यह सुकून ज्यादा देर का नहीं है। मेरे आगे एक लंबी और खतरनाक जंग खड़ी थी। जिस परिवार से मुझे लड़ना था वो ताकतवर था, और जिस साम्राज्य को मुझे गिराना था वो उससे भी कहीं बड़ा। नरमी का ये पल खत्म हुआ, और मेरे अंदर का वो ठंडा शिकारी फिर से जाग गया, जिसे अपना अगला निशाना साफ दिखाई दे रहा था। घर लौटते हुए मेरा दिमाग फिर से हिसाब किताब में लग गया। मेरे पास अब पैसा था, एक साथी था, और एक मकसद था। अब वक्त था अगली चाल चलने का। मुझे याद था शहर के एक कोने में एक बेकार सी पड़ी जमीन थी, जिसे कोई पूछता भी नहीं था, पर मैं जानता था कि आने वाले कुछ ही सालों में वही जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती बनने वाली थी। और सबसे मजेदार बात, उसी जमीन की जरूरत मेरे दुश्मनों को सबसे ज्यादा पड़ने वाली थी। अगली सुबह मैं शहर के उस पुराने इलाके में पहुंचा। टूटी सड़कें, पुरानी इमारतें और वीरान सी पड़ी जमीनें। आम आदमी को यहाँ कुछ नहीं दिखता था सिवाय बर्बादी के, पर मेरी आंखों के सामने एक और ही तस्वीर थी। मुझे पता था कि कुछ सालों बाद सरकार यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाली है, और तब यही मिट्टी सोना बन जाएगी। मैं वो भविष्य देख सकता था जो अभी किसी और को दिखाई नहीं देता था। इस इलाके की सबसे अहम जमीन वो थी जिसकी जरूरत आगे चलकर बाइक परिवार के एक बहुत बड़े प्लान में पड़ने वाली थी। पिछली जिंदगी में उन्होंने वो जमीन औने पौने दाम में हथिया कर अरबों कमाए थे। इस बार उस जमीन पर पहला हक मेरा होगा। जब उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें मेरे सामने हाथ फैलाना होगा। ये सोचकर ही मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने उस इलाके के एक छोटे से प्रॉपर्टी दलाल से मुलाकात की, एक चालाक पर थका हुआ आदमी। जब मैंने उसे वो जमीन खरीदने की बात कही तो वो हैरान रह गया। साहब, उसने कहा, उस जमीन का तो कोई नाम लेवा नहीं है, वहां ना पानी है ना बिजली, आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैंने बस इतना कहा, तुम्हें अपने कमीशन से मतलब होना चाहिए, मेरे फैसलों से नहीं। दलाल को लगा कि उसे एक मूर्ख ग्राहक मिल गया है जो बेकार जमीन के अच्छे पैसे दे रहा है। वो खुशी खुशी मान गया। और यही मैं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरे असली इरादों की भनक लगे। दुनिया मुझे जितना मूर्ख समझती, मेरे लिए उतना ही अच्छा था। अंधेरे में रहकर शिकार करना, यह मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। शोर मचाने वाले शिकारी अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। कागजी कार्रवाई के लिए मुझे फिर से एक भरोसेमंद हाथ की जरूरत थी। मैंने उसी वकील के दफ्तर के जरिए मीना की मदद ली। उसे नहीं पता था कि वो किस चीज का हिस्सा बन रही है। उसके लिए बस कुछ आम कागज थे, पर मेरे लिए ये मेरे साम्राज्य की एक और मजबूत ईंट थी।
उसकी ईमानदारी और मेरी जानकारी, ये मेल किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। और मैं जानता था मैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में वो जमीन कानूनी तौर पर मेरी हो गई। बाहर से मैंने बस कुछ बेकार सी मिट्टी खरीदी थी, पर असल में मैंने अपने दुश्मनों के भविष्य का एक अहम हिस्सा अपनी मुट्ठी में कर लिया था। ये एक ऐसा जाल था जिसे मैंने आज बिछाया था, और जो कई सालों बाद बंद होने वाला था। और जब वो बंद होगा तो मेरे दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि वो आखिर फंसे कैसे। उस जमीन के कागज हाथ में लेकर मैं वहीं उस वीरान मैदान में कुछ देर खड़ा रहा। मेरे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और टूटी हुई दीवारें थीं, पर मेरी आंखों के सामने ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वो साम्राज्य जो मैं यहाँ खड़ा करूंगा। पिछली बार मैं इसी जमीन के पास से एक भिखारी की तरह गुजरा था, और इस बार मैं इसका मालिक बनकर यहाँ खड़ा था। वक्त सच में कितना बदल जाता है। मेरे लिए ये सिर्फ जमीन या पैसे की बात नहीं थी, ये ताकत की बात थी। हर वो चीज जो मेरे दुश्मनों को आगे चलकर चाहिए थी, मैं एक एक करके उस पर अपना कब्जा कर रहा था। उनका पैसा, उनका रसूख, उनका भविष्य, सब कुछ धीरे धीरे मेरे हाथों में आ रहा था। और इस पूरे खेल की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अब भी अपने झूठे घमंड की दुनिया में जी रहे थे। घर पर हालात अब भी वैसे ही थे। यूना की शादी की बातें जोरों पर थीं, और मेरे लिए घर में भी तानों भरा माहौल था। पर अब उन तानों का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैं उन्हें ऐसे सुनता था जैसे कोई दूर बजता हुआ रेडियो हो। मेरा ध्यान अब बहुत आगे था। मैं वो खेल खेल रहा था जिसे समझने की अकल भी इस घर में किसी के पास नहीं थी। उस रात मैंने अपने सारे मोहरे एक बार फिर से तोले। ढाल तैयार थी, पैसा आ रहा था, और जाल बिछना शुरू हो गया था। पर मैं जानता था कि चुपचाप ताकत बढ़ाने का वक्त अब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द। मुझे अपने परिवार को उनकी असली औकात दिखानी थी, एक छोटी सी झलक, ताकि वो समझ सकें कि जिस लड़के को वो बोझ समझते थे, उसकी परछाई भी अब उनसे बड़ी हो चुकी है। और वो मौका बस आने ही वाला था। वो मौका मुझे जल्दी ही मिल गया, और वो भी खुद मेरे पापा के हाथों। उन दिनों पापा एक बहुत बड़े सौदे के पीछे पागल थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें वो परिवार की पूरी जमा पूंजी लगाने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि ये सौदा उन्हें बाइक परिवार की बराबरी पर ला खड़ा करेगा। हर शाम घर में बस इसी की बातें होती, और मैं चुपचाप सब सुनता, क्योंकि मुझे इस सौदे का अंजाम पहले से पता था। पिछली जिंदगी में यही वो सौदा था जिसने हमारे परिवार को अंदर से खोखला कर दिया था। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा धोखा था, ऊपर से चमकदार पर अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ। पापा ने इसमें सब कुछ झोंक दिया था, और जब ये डूबा तो हमें संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसी डूबते परिवार को बचाने के नाम पर उन्होंने आगे चलकर मुझे बेचा था। यानी मेरी बर्बादी की असली जड़ इसी सौदे में थी। एक रात खाने की मेज पर पापा बड़े जोश से इसी सौदे की तारीफ कर रहे थे। यूना भी खुश थी कि अब वो और अमीर हो जाएगी। पापा ने मुझे घूर कर कहा, तू भी कान खोलकर सुन ले, यही होता है असली दिमाग, जो तेरे पास तो है नहीं। मैं चुप रहा। एक पल को मन में आया कि उन्हें रोक दूं, सच बता दूं, पर फिर मुझे याद आया कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था, और वो ख्याल मेरे मन से निकल गया। ये एक अजीब सी लड़ाई थी जो मैं अपने अंदर लड़ रहा था। एक तरफ वो मेरे माँ बाप थे, दूसरी तरफ वही लोग थे जिन्होंने मुझे एक सामान की तरह बेच दिया था। अगर मैं उन्हें चेतावनी देता तो शायद वो बच जाते, पर वो फिर से ताकतवर हो जाते और फिर से मुझ पर हावी हो जाते। नहीं, इस बार मैं इस सौदे को डूबने दूंगा। मैं उनकी गलती का फल उन्हें खुद चखने दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे चखाया था। मैंने एक ठंडा फैसला लिया। मैं इस सौदे को रोकूंगा नहीं, बल्कि इसके डूबने का फायदा उठाऊंगा। मैंने अपने उस निवेशक साथी से बात की और चुपके से उस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना दांव लगा दिया। जिस सौदे पर मेरा परिवार अपनी इज्जत और दौलत लगा रहा था, मैं उसी के गिरने पर अपना पैसा बढ़ा रहा था। ये बेरहम था, मुझे पता है, पर इस घर ने मुझे बेरहमी के सिवा सिखाया भी क्या था। जैसे जैसे दिन बीते, पापा का जोश और बढ़ता गया। उन्होंने परिवार की हर जमा पूंजी, हर जमीन के कागज इस सौदे में लगा दिए। आनो, मम्मी थोड़ी घबराई, पर पापा ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। तू कुछ नहीं समझती, उन्होंने कहा। यह हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। मैं एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, एक डूबता हुआ जहाज जो पूरी रफ्तार से उस चट्टान की तरफ बढ़ रहा था, जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। यूना तो हवा में उड़ रही थी। वो पहले से ही अपने अमीर होने वाले भविष्य के सपने देख रही थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, देख लेना, जल्द ही हम इतने अमीर हो जाएंगे कि तेरे जैसे लोग हमसे बात करने के लिए भी तरसेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, उम्मीद है तेरा यह सपना सच हो जाए। मेरी आवाज में छुपे तंज को वो समझ नहीं पाई। उसे क्या पता था कि उसके सपनों की नींव रेत पर खड़ी थी। इस पूरे वक्त मैं बाहर से बिल्कुल शांत रहा, वही पुराना आकारा बेटा बना रहा। मैंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि मैं क्या जानता हूं और क्या कर रहा हूं। यह सब्र का इम्तिहान था। कई बार मन करता था कि अभी सब कुछ खत्म कर दूं, पर मैं जानता था कि असली बदला धीरज मांगता है। मुझे उन्हें वहां तक पहुंचने देना था जहां से वापसी का कोई रास्ता ना बचे। मेरी जानकारी के मुताबिक वो सौदा अब बस गिरने ही वाला था। मैंने अपने सारे इंतजाम कर लिए थे। मेरा दांव लग चुका था और मेरी ढाल पूरी तरह सुरक्षित थी। बस कुछ ही दिन और। मैं उस तूफान का इंतजार कर रहा था
जो मेरे परिवार के झूठे घमंड को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। और इस बार उस तूफान में डूबने की बारी मेरी नहीं, उनकी थी। उस रात मैं अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था। नीचे पापा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, अपनी जीत के नशे में चूर। मुझे उन पर तरस नहीं आया, मुझे सिर्फ वो रात याद आई जब इसी हंसी के साथ उन्होंने मुझे बेच दिया था। मैं मन ही मन कहा, हंस लो पापा, जी भर के हंस लो, क्योंकि ये हंसी अब ज्यादा दिन की मेहनत नहीं है, तुम्हारे बुरे दिनों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिन बाद शहर के सबसे बड़े होटल में एक शानदार पार्टी थी। शहर के सारे अमीर और रसूखदार लोग वहां जमा थे। मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहीं पर उन्हें बाइक परिवार के करीबी लोगों से मेलजोल बढ़ाना था। और हमेशा की तरह वो मुझे भी अपने साथ घसीट कर लाए थे, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने नौकर की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर मुझ पर रौब झाड़ सके। मुझे ये पार्टी अच्छी तरह याद थी। पिछली जिंदगी में, इसी पार्टी में, इसी जगह, यूना ने सबके सामने मेरा सबसे बड़ा अपमान किया था। उसने मुझे एक भिखारी कहा था, जो उनके टुकड़ों पर पल रहा है। उस दिन मैं शर्म से जमीन में गड़ गया था। आज मैं उसी जगह वापस आया था, पर इस बार इस कहानी का अंत मैं लिखने वाला था। आज शर्मिंदा होने की बारी किसी और की थी। पार्टी में पापा और मम्मी बड़े लोगों के आगे पीछे घूम रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। यूना अपनी महंगी ड्रेस में इतरा रही थी, और मैं अपनी उसी पुरानी सादा जैकेट में एक कोने में खड़ा था। लोग मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं शांति से अपने हाथ में जूस का गिलास लिए बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तभी यूना अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ मेरे पास आई। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, अरे ये मेरे बड़े भैया हैं, बेचारे के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, हम तरस खाकर इन्हें अपने साथ रख लेते हैं। उसके दोस्त जोर से हंस पड़े। ये बिल्कुल वही शब्द थे, वही तंज जो मैंने पिछली बार सुना था। उसने सोचा मैं फिर से शर्म से सिर झुका लूंगा, पर इस बार मैंने सिर नहीं झुकाया। मैंने यूना की आंखों में सीधे देखा और बस हल्के से मुस्कुरा दिया। मेरी इस शांति ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। वो ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसके दोस्त भी मेरी इस अजीब सी खामोशी को देखकर चुप हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए बोलने वाला कोई और आने वाला था, और उसका रुतबा इस पूरी पार्टी में सबसे ऊंचा था। तभी पार्टी में एक हलचल हुई। शहर के सबसे माने हुए निवेशक, वही मेरे साथी, अंदर दाखिल हुए। हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब था। खुद बाइक परिवार के लोग भी उनकी तरफ बढ़े, पर उन्होंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी, और फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी, और वो सीधे सबको पीछे छोड़ते हुए मेरी तरफ चले आए। पूरी पार्टी हैरानी से ये देख रही थी। वो रसूखदार आदमी मेरे सामने आया और बड़ी इज्जत से मुझसे हाथ मिलाया। उसने जोर से कहा, अरे आप यहाँ हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं अब भी आपके उस शानदार फैसले के बारे में सोचकर हैरान हूँ। आपकी जैसी पारखी नजर मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। उस एक पल में पूरी पार्टी की हवा बदल गई। हर नजर अब मुझ पर थी, उस लड़के पर जिसे कुछ देर पहले सब भिखारी समझ रहे थे। मेरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया था। पापा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मम्मी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और यूना, उसकी वो घमंडी मुस्कान उसके चेहरे पर ही जमकर रह गई थी। जिस भाई को वो भिखारी कहकर हंस रही थी, शहर का सबसे बड़ा आदमी उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैंने धीरे से अपने हाथ का गिलास यूना की तरफ बढ़ाया और बहुत शांति से, बस इतने धीरे से कि सिर्फ वो सुन सके, कहा, कपड़े इंसान की औकात नहीं बताते यूना, उसका दिमाग बताता है। और रही बात तरस खाने की, तो उम्मीद है आगे तुम्हें मुझ पर तरस ना खाना पड़े। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे शब्द उसके अपने ही शब्द थे, जो अब पलट कर सीधे उसी पर वार कर रहे थे। अब पूरी पार्टी में फुसफुसाहट का रुख बदल चुका था। लोग अब मेरे परिवार को शक की नजर से देख रहे थे, और सोच रहे थे कि इतने काबिल लड़के को वो भिखारी क्यों कह रहे थे। मेरे परिवार की वो सारी मेहनत, सारा दिखावा एक पल में मिट्टी में मिल गया था। उन्होंने इस पार्टी में चमकने का सपना देखा था, और आज वो सबकी नजरों में गिर गए थे। और ये सब बिना मेरे एक भी ऊंचा शब्द बोले हुआ था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका, मेरा काम हो चुका था। मैं शांति से पार्टी से बाहर निकल आया, पीछे एक हिला हुआ परिवार छोड़कर। बाहर की हवा में मैंने एक गहरी सांस ली। ये मेरा पहला वार था, पहली दरार, और सच कहूं तो बहुत सुकून ला। पर मैं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है, एक छोटी सी झलक थी आने वाले तूफान की। असली खेल, असली बर्बादी तो अभी बाकी थी, और उसका पहला बड़ा हिस्सा बस कुछ ही दिन दूर था। उस पार्टी के बाद मेरा परिवार अंदर से हिल तो गया था, पर उनका घमंड नहीं टूटा था। उल्टा, अब वो बाएक परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए और भी बेताब हो गए थे। उन्हें लगा कि बस यही एक रास्ता है दोबारा ऊपर उठने का। इसी के लिए उन्होंने अपने घर पर एक शानदार डिनर रखा, सिर्फ बाएक परिवार को खुश करने के लिए, और मुझे भी वहां हाजिर रहने का हुक्म मिला। उस शाम बाएक परिवार हमारे घर आया। सबसे आगे थे खुद चेयरमैन बाएक, एक बूढ़ा पर बला का ताकतवर आदमी। उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने पैसे के लिए ना जाने क्या क्या किया हो।
उसके साथ था उसका बेटा जिहान, यूना का होने वाला पति, एक घमंडी, बिगड़ा हुआ अमीरजादा, जिसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो पूरी दुनिया को अपने पैरों की जूती समझता है। मेरे माँ बाप उनके सामने ऐसे बिछ गए जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने बिछता है। पापा की वो सारी अकड़ जो वो मुझ पर दिखाते थे, यहाँ पूरी तरह गायब थी। वो बाइक की हर बात पर हंस रहे थे, हर बात में हाँ मिला रहे थे। ये देखकर मुझे घिन आ रही थी। जो शेर अपने घर में मुझ पर दहाड़ता था, वो यहाँ एक पालतू बिल्ली बन चुका था। जिहान ने पूरे घर को ऐसे देखा जैसे वो कोई सस्ती चीज हो। उसने यून को भी ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी ट्रॉफी हो, जिसे वो खरीदने आया है। और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह फेर लिया, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा इन सबको पढ़ रहा था, पर मैं इन लोगों को इनसे कहीं बेहतर जानता था। मुझे पता था कि चेयरमैन बाइक का ये पूरा साम्राज्य, ये सारी ठाट बाट अंदर से कितनी खोखली है। मुझे उनके वो सारे राज पता थे जो आने वाले वक्त में बाहर आने वाले थे। ये लोग जो आज शेर बने बैठे थे, इनकी असलियत मेरी मुट्ठी में थी। बस मुझे सही वक्त का इंतजार था। डिनर पर जिहान ने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया। उसने पापा से पूछा, ये आपके साहबजादे क्या करते हैं? सुना है दिन भर घर पर ही पड़े रहते हैं। पूरी मेज पर एक अजीब सी हंसी फैल गई। पापा शर्मिंदा हो गए और बात को टाल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस जिहान की आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो कहती थी कि तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है। उस पूरी शाम मैंने अपने गुस्से को अंदर ही दबाए रखा। मैं जानता था कि अभी इन पर वार करने का वक्त नहीं है। अभी ये बहुत ताकतवर हैं और मैं अब भी अंधेरे हूं। पर हर तंज, हर अपमान मैं अपने दिल में जमा कर रहा था। ये सारा हिसाब मैं एक एक करके सूद समेत चुकाने वाला था। चेयरमैन बाइक का घमंड और जिहान की अकड़, दोनों को मिट्टी में मिलते हुए मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूंगा। दूसरी तरफ यूना जिहान को पाकर फूली नहीं समा रही थी। वो उसके साथ ऐसे चिपकी थी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसे क्या पता था कि वो जिस सुनहरे महल का सपना देख रही है, वो असल में रेत का ढेर है जो किसी भी पल भरभरा कर गिर सकता है। उसकी ये खुशी, उसकी ये बेवकूफ़ी आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुख बनने वाली थी। जब बाइक परिवार जाने लगा, तो चेयरमैन बाइक में जाते जाते मेरे पापा से कहा, उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगे। ये रिश्ता हमारे लिए एक सौदा है और सौदे में घाटा हमें बिल्कुल पसंद नहीं। उसके इन शब्दों में एक साफ धमकी छुपी थी और मैं समझ गया कि इस शादी के पीछे भी कोई बड़ा खेल है। ये सिर्फ दो परिवारों का मेल नहीं, बल्कि एक सौदा था जिसमें मेरी बहन भी एक मोहरा थी। उस रात सबके जाने के बाद मैं अपने कमरे में बहुत देर तक सोचता रहा। मेरा निशाना अब और साफ हो गया था। ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं थी, ये बाइक का पूरा साम्राज्य था जिसे मुझे गिराना था। पर तभी मेरे दिमाग में एक और बात कौन थी। आज मैंने यूना की आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा देखा था जो उसके मासूम चेहरे से मेल नहीं खाता था। एक ठंडक, एक चालाकी, और वो छोटी सी बात मेरे मन में एक कांटे की तरह चुभ गई। उस रात के बाद मैं यूना को और गौर से देखने लगा। अब तक मैं उसे बस एक बिगड़ी हुई घमंडी लड़की समझता था जो माँ बाप की लाडली थी। मेरी पिछली जिंदगी में भी मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी बर्बादी के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ था और यूना तो बस एक मोहरा थी। पर अब उसकी आंखों में दिखी उस ठंडक ने मेरे इस यकीन को हिला दिया था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी। मेरी बहन, जो ऊपर से इतनी मासूम और भोली दिखती थी, उसकी आंखों में वो शातिर चमक कहाँ से आई? मैंने अपनी पुरानी यादों को टटोलना शुरू किया, उन छोटी छोटी बातों को जिन्हें मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। और जितना मैं सोचता उतना ही मुझे लगता कि शायद मैं अपनी ही बहन को कभी ठीक से जानता ही नहीं था। एक दोपहर मैं घर के पिछले हिस्से में था जब मैंने यूना की आवाज सुनी। वो हमारी एक पुरानी नौकरानी पर बुरी तरह बरस रही थी। पर ये कोई आम डांट नहीं थी। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडी क्रूरता थी जो किसी की भी रूह कांपा दे। वो उस बेचारी औरत को धमका रही थी, उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी और उसे बर्बाद कर देने की धमकी दे रही थी, सिर्फ एक छोटी सी गलती पर। मैं दीवार की ओट में खड़ा ये सब सुन रहा था। ये वो यूना नहीं थी जिसे दुनिया जानती थी। बाहर की वो प्यारी हंसती हुई लड़की एक नकाब थी और उस नकाब के पीछे ये असली यूना थी, ठंडी, चालाक और बेरहम। उसे दूसरों को तकलीफ में देखकर एक अजीब सा मजा आ रहा था। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस नौकरानी के जाने के बाद यूना का चेहरा पल भर में बदल गया। वो क्रूरता गायब हो गई और उसकी जगह फिर वही मासूम मुस्कान आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने आईने में खुद को देखा और बड़े आराम से अपने बालों को संवारा, जैसे उसने अभी कोई बहुत अच्छा काम किया हो। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी खतरनाक है। वो अपनी इस दोहरी जिंदगी जीने में पूरी तरह माहिर थी। मेरे मन में अब एक भयानक शक घर कर गया था। अगर यूना इतनी शातिर है, अगर वो इतनी आसानी से लोगों को बर्बाद कर सकती है,
तो क्या मेरी पिछली जिंदगी की बर्बादी में उसका हाथ सिर्फ एक मोहरे जितना था, या फिर वो खुद इस पूरी साजिश को रचने वाली थी? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा। मुझे सच जानना था, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना। मैंने फैसला किया कि अब मैं यूना पर भी पूरी नजर रखूंगा। उसकी हर चाल, उसके हर रिश्ते को मैं समझूंगा। मेरी ये जंग अब सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि अपने ही घर के उस सांप से भी थी, जिसे मैं अब तक एक मासूम कली समझता आया था। मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट में एक नया नाम जोड़ लिया था, अपनी ही सगी बहन का नाम। तभी मम्मी वहां आई। उन्होंने भी शायद कुछ सुन लिया था, पर उन्होंने हमेशा की तरह यूना का ही पक्ष लिया। बेचारी मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, इन नौकरों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। मम्मी की आंखों पर तो जैसे यूना के प्यार की पट्टी बंधी थी। वो अपनी इस लाडली बेटी का असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाई, या शायद देखना ही नहीं चाहती थी। मैं चुपचाप वहां से चला गया। मेरे पास अब सोचने के लिए बहुत कुछ था। पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे, और जो तस्वीर बन रही थी वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मेरी बहन सिर्फ एक घमंडी लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी खिलाड़ी थी जो मुस्कुराते हुए किसी का भी गला काट सकती थी, और मुझे उससे बहुत संभल कर खेलना था। पर अभी मेरे एक पुराने बिछाए जाल के बंद होने का वक्त आ गया था। मेरी जानकारी के मुताबिक पापा जिस सौदे पर अपना सब कुछ लगा बैठे थे, वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बहुत जल्द वो तूफान आने वाला था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और जब वो आएगा तो मेरे परिवार का सारा घमंड, उनकी सारी झूठी शान, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। सुबह सुबह खबरों में एक तूफान आया। जिस बड़े प्रोजेक्ट पर मेरे पापा ने अपना सब कुछ लगा दिया था, उसका भांडा फूट गया था। वो पूरा सौदा एक बहुत बड़ा घोटाला निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसा मुझे पहले से पता था। एक ही झटके में उसमें लगा हर एक पैसा डूब गया। घर में कोहराम मच गया। पापा का फोन लगातार बज रहा था। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी। उन्होंने जो पैसा लगाया था वो तो डूबा ही, साथ ही उन्होंने जो भारी कर्ज लिया था वो अब उनके सिर पर एक पहाड़ बन खड़ा था। पापा का चेहरा जो कल तक घमंड से तना रहता था, आज पूरी तरह उतर चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। मैं शांति से नाश्ता करते हुए ये सारा तमाशा देख रहा था। पापा सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठे थे। मम्मी रो रही थी। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले अमीर बनने के सपने देख रहे थे। आज ये सड़क पर आने की कगार पर थे। मेरे अंदर बदले की एक ठंडी आग सुलग रही थी, पर मेरे चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। यूना दौड़ती हुई नीचे आई। उसका सुनहरा भविष्य उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। पापा, ये क्या हो गया? वो चिल्लाई। अगर बाइक परिवार को ये पता चला तो मेरी शादी का क्या होगा? देखा आपने, इस मुश्किल घड़ी में भी उसे सिर्फ अपनी शादी की पड़ी थी, अपने परिवार की बर्बादी की नहीं। इस घर का हर इंसान बस अपने बारे में सोच रहा था। पापा ने एक उम्मीद भरी नजर से मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें फेर लीं। शायद उनके मन में आया हो कि मुझसे मदद मांगे, पर उनके घमंड ने उन्हें रोक लिया। उनके लिए मैं अभी वही नाकारा बेटा था जिससे मदद मांगना उनकी शान के खिलाफ था। मुझे उनकी ये बेबसी देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ये सब उनके अपने ही कर्मों का फल था। दूसरी तरफ मेरी हालत इसके बिल्कुल उलट थी। उसी सौदे के गिरने पर, जिस पर मैंने दांव लगाया था, मेरा पैसा कई गुना बढ़ गया था। मेरे परिवार की बर्बादी मेरी सबसे बड़ी कमाई बन गई थी। जिस तूफान ने उनका जहाज डुबोया, उसी तूफान ने मेरी नाव को किनारे लगा दिया था। ये किस्मत का खेल नहीं था, ये मेरी सोची समझी चाल थी। उस शाम पापा ने हिम्मत जुटाकर सबको इकट्ठा किया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि हालात कितने बुरे हैं कि शायद हमें ये घर भी बेचना पड़े। ये सुनते ही मम्मी और यूना के होश उड़ गए। जिस शान और शौकत पर उन्हें इतना घमंड था, वो उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी। और इस सबके बीच मैं एक खामोश तमाशबीन की तरह खड़ा था। यूना की हालत सबसे खराब थी। उसका पूरा वजूद उसकी अमीरी और उसके सुनहरे भविष्य पर टिका था, और आज वो दोनों ही खतरे में थे। उसे पहली बार अपने उस सुरक्षित संसार को हिलते हुए देखा था। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं, बल्कि एक डर था। और मुझे मानना पड़ेगा, उसका वो डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरी तबाही के बीच बाइक परिवार से रिश्ते की बात भी अब अधर में लटक गई थी। एक दिवालिया परिवार से भला कौन रिश्ता जोड़ता? मेरे परिवार का आखिरी सहारा भी अब डूबता जरा रहा था। उनकी हर उम्मीद, हर योजना एक एक करके मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। और ये सब अभी तो बस शुरुआत थी। मैं जानता था कि अब वो मेरी तरफ जरूर आएंगे। टूटा हुआ इंसान आखिरी तिनके का सहारा भी ढूंढता है, और इस घर में इकलौता तिनका जिसके पास अब भी कुछ बचा था, वो मैं था। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। अगला खेल और भी दिलचस्प होने वाला था। अब वो मेरे पास आएंगे और इस बार सारी शर्तें मेरी होंगी। उस रात मैं अपनी खिड़की पर खड़ा बाहर के अंधेरे को देख रहा था। मेरे परिवार का घमंड, उनका पहला किला ढह चुका था। ये मेरी पहली बड़ी जीत थी, पर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडा इत्मीनान था, क्योंकि मैं जानता था कि ये जंग अभी बहुत लंबी है। मेरा असली दुश्मन चेयरमैन बाइक और उसका खोखला साम्राज्य अब भी मेरे सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था, और उस पहाड़ को गिराने का वक्त अब आ रहा था।
मेरे परिवार का पहला किला तो गिर चुका था, पर मेरी असली जंग अब शुरू हो रही थी। मेरा निशाना अब वो था जिसके लिए मुझे बेचा गया था, चेयरमैन बाइक का साम्राज्य। बाहर से वो एक सोने का पहाड़ था, अटूट और बेमिसाल, पर मैं उस पहाड़ का वो राज जानता था जो किसी और को नहीं पता था। मैंने उस साम्राज्य की नींव खोदना शुरू किया, बहुत चुपचाप, बहुत सावधानी से। मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे एक एक चीज दिखा दी थी। मुझे पता था कि बाइक का ये साम्राज्य असल में कर्ज और झूठ के एक जाल खड़ा है। ऊपर की वो सारी चमक एक दिखावा थी, एक मुखौटा जिसके पीछे एक डूबती हुई कंपनी छुपी थी। मुझे बस उन सबूतों को इकट्ठा करना था जो आने वाले वक्त में इस पूरे साम्राज्य को राख कर सकते थे। इस काम में मैंने फिर से उन रास्तों का इस्तेमाल किया जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। पुराने रिकॉर्ड, बैंक के कागजात और कुछ ऐसे लेन देन जिन्हें बहुत गहराई में दफन कर दिया गया था। मीना ने भी अनजाने में मेरी मदद की, कुछ पुराने सरकारी दस्तावेज ढूंढने में। उसे नहीं पता था कि वो जो कागज ढूंढ रही है वो एक पूरे साम्राज्य को हिला सकते हैं। जैसे जैसे मैं गहराई में उतरता गया, तस्वीर और साफ होती गई। बाइक की कंपनी सच में अंदर से पूरी तरह खोखली थी। उन्होंने अपने घाटे को छुपाने के लिए झूठे हिसाब किताब बनाए थे और अपने निवेशकों को खुलेआम धोखा दे रहे थे। ये एक ऐसा गुब्बारा था जो किसी भी दिन फूट सकता था, और मेरे हाथ में अब वो सुई आ चुकी थी जिससे मैं उसे जब चाहूं फोड़ सकता था। अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक चाल चली। मैंने एक छोटे निवेशक के तौर पर जिहान से एक मुलाकात का इंतजाम किया। मैं उस आदमी को करीब से देखना चाहता था जो मेरी बहन का होने वाला पति था और मेरे सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था। मैं जानना चाहता था कि उसे अपने साम्राज्य की इस सच्चाई के बारे में आखिर कितना पता है। मुलाकात में जिहान अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसने मुझे एक छोटा सा आदमी समझकर मेरी कोई खास परवाह नहीं की। वो अपने साम्राज्य की शान बघारता रहा, अपनी दौलत का रौब झाड़ता रहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन कितनी कमजोर है। वो एक डूबते हुए जहाज का कप्तान था जो डेक पर खड़ा होकर जश्न मना रहा था। उससे बात करके मुझे यकीन हो गया, ये लोग खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि उनका अंत कितना करीब है, या वो जानते हुए भी एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। जिस सुनहरे भविष्य के लिए मेरे परिवार ने मुझे बेच दिया था, वो भविष्य असल में एक लाश थी जिसे महंगे कपड़े पहनाकर दूल्हा बनाया जा रहा था। ये सोचकर मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आ गई। ये पूरी बात कितनी बड़ी विडंबना थी। मेरे परिवार ने अपना असली सोना, यानी मुझे और दादाजी की विरासत को, इस नकली कांच के लिए बेच दिया था। उन्होंने एक खोखले साम्राज्य से रिश्ता जोड़ने के लिए अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस सच का अंदाजा तक नहीं था। वो एक ऐसी आग की तरफ भाग रहे थे जिसे वो रोशनी समझ रहे थे। मेरे पास अब बाइक के साम्राज्य को गिराने के सारे सबूत थे। मैं चाहता तो अभी उन्हें बेनकाब कर सकता था, पर नहीं। मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा। मैं इस ताकतवर हथियार को अभी नहीं चलाना चाहता था। मैं इसे उस सही पल के लिए बचाकर रखूंगा जब इसका वार सबसे गहरा हो। और वो पल था यूना और जिहान की शादी का दिन। पर इस आखिरी वार से पहले मुझे एक आखिरी सच जानना था। एक ऐसा सच जो मेरे अपने घर से जुड़ा था। मेरे मन में यूना को लेकर जो शक का बीज पड़ा था, अब वो एक पूरा पेड़ बन चुका था। मुझे हर हाल में ये पता लगाना था कि मेरी अपनी बहन का इस सब में असल में कितना बड़ा हाथ था, और उसके लिए मुझे अपने ही परिवार को एक आखिरी बार परखना था। अपने आखिरी और सबसे बड़े वार से पहले मेरे मन में एक आखिरी सवाल बाकी था। एक सवाल जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। क्या इस परिवार में सच में कोई अच्छाई बची थी? क्या इनमें से किसी के दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार था, या मैं सच में इनके लिए सिर्फ इस्तेमाल की एक चीज था? मुझे ये जानना था अपने लिए, ताकि आगे मेरे मन में कोई पछतावा न रहे। इसलिए मैंने एक आखिरी इम्तिहान लेने का फैसला किया। मैं इन्हें एक मौका दूंगा, एक छोटा सा मौका, ये साबित करने का कि क्या ये मुझे एक इंसान, एक बेटे की तरह देख सकते हैं, या इनके लिए मैं हमेशा सिर्फ एक जरूरत ही रहूंगा। ये टेस्ट इनके लिए नहीं, बल्कि मेरे अपने दिल को एक आखिरी जवाब देने के लिए था। परिवार पूरी तरह टूट चुका था, कर्ज में डूबा हुआ और हर तरफ से बेइज्जत। उस रात मैं पहली बार खुद उनके पास गया। मैंने हल्के से जाहिर किया कि शायद मेरे पास कुछ पैसा है और मैं इस मुश्किल में परिवार की मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही उनकी आंखों में जो चमक आई वो प्यार की नहीं, बल्कि लालच की थी। और वहीं से उनका असली इम्तिहान शुरू हो गया। सबसे पहले मैं मम्मी के पास गया। मैंने सोचा शायद एक माँ का दिल नरम हो। मैंने उनसे कहा, मम्मी, अगर मैं आप सबकी मदद करूं तो क्या आप मुझे भी इस घर में यूना जितना ही प्यार देंगी? क्या आप मुझे अपना बेटा मानेंगी? एक पल के लिए मम्मी रुकी। मुझे लगा शायद उनके अंदर सोई हुई माँ अब जाग जाएगी, पर अगले ही पल उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू पहले पैसों का इंतजाम कर, फिर सब देखा जाएगा। और हाँ, तेरी बहन की शादी सबसे पहले होनी चाहिए, उसके लिए भी कुछ कर। उनके इन शब्दों ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उनके लिए मेरी कीमत अब भी सिर्फ मेरे पैसों तक थी। उन्हें मेरा प्यार नहीं, मेरा पैसा चाहिए था। मेरे दिल का आखिरी कोना भी अब सुन्न पड़ने लगा था। फिर बारी थी पापा की। उनका घमंड अब भी जिंदा था। जब मैंने मत की बात की तो उन्होंने अकड़ कर कहा, ठीक है, दे दे जो देना है, ये तो तेरा फर्ज है। एक बाप होने के नाते मैंने तुझ पर इतना खर्च किया है,
अब उसे लौटाने का वक्त आ गया है। ना कोई शुक्रिया, ना कोई पछतावा। उनके लिए मेरी मदद कोई एहसान नहीं, बल्कि एक कर्ज था जो असल में मुझ पर कभी था ही नहीं। उन्होंने मुझे फिर से वैसे ही इस्तेमाल करने की कोशिश की जैसे उन्होंने हमेशा किया था। मेरी भावनाओं से खेलकर, मेरे फर्ज का वास्ता देकर वो मुझसे सब कुछ निचोड़ लेना चाहते थे। ये वही पुराना खेल था, बस इस बार मैं उसका हर पैंतरा पहले से जानता था। उन्होंने अपना इम्तिहान दे दिया था और हमेशा की तरह वो उसमें बुरी तरह फेल हो गए थे। उस रात मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। मैं अपने मन को टटोल रहा था, किसी पछतावे की तलाश में, पर वहां कुछ नहीं था। बस एक ठंडी खाली जगह थी। इन लोगों ने खुद ही अपने ही हाथों मेरे अंदर बचे उनके लिए हर एहसास को मार दिया था। अब मेरे और मेरे बदले के बीच कुछ भी नहीं बचा था। मुझे अब अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होने वाली थी। मैंने उन्हें मौका दिया था और उन्होंने उसे ठोकर मार दी थी। आगे जो कुछ होने वाला था उसके जिम्मेदार वो खुद थे। मैंने अपने दिल पर से आखिरी बोझ भी उतार फेरा। अब मैं पूरी तरह आजाद था, बिना किसी डर, बिना किसी मोह के, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। अब सिर्फ एक आखिरी पर्दा उठना बाकी था। मेरे परिवार का सच तो मेरे सामने था, पर यूना का सच, वो अब भी एक राज था। मेरी बहन, इस पूरी कहानी की वो किरदार जिसे मैं सबसे कम समझ पाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि अब मैं उस आखिरी पर्दे को भी हटा कर रहूंगा, चाहे उसके पीछे का सच कितना ही भयानक क्यों ना हो। अगले कुछ दिन मैंने अपना सारा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर लगा दिया, यूना, मेरी अपनी सगी बहन। मैंने उसकी हर हरकत पर नजर रखी, उसके हर फोन, उसके हर रिश्ते खंगाला। मुझे उस मासूम चेहरे के पीछे छुपी असली कहानी जाननी थी। और जैसे जैसे मैंने एक एक परत उतारनी शुरू की, मेरे सामने जो सच आया उसने मेरी रूह तक हिला दी। मुझे पता चला कि यूना सिर्फ एक बिगड़ी हुई लड़की नहीं थी, वो एक शातिर खिलाड़ी थी जो सालों से अपने मोहरे चल रही थी। बाइक परिवार से रिश्ता ये उसके माँ बाप का सपना नहीं था, बल्कि खुद यूना की सोची समझी चाल थी। उसने बड़ी सफाई से ये बात अपने माँ बाप के दिमाग में डाली थी और अंदर ही अंदर उन्हें अपने इशारों पर नचा रही थी। पर असली झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने अपनी पिछली जिंदगी की कड़ियों को इस नए सच से जोड़ा। अब मुझे साफ दिखने लगा था कि मेरी बर्बादी के पीछे का असली दिमाग मेरे पापा नहीं, बल्कि यूना थी। दादाजी की विरासत मुझसे छीनने का प्लान, मुझे बाइक के हाथों आगे करने की चाल, ये सब किसी और का नहीं, बल्कि मेरी अपनी बहन का रचा हुआ खेल था। वो हमेशा से जानती थी कि असली दौलत मेरे नाम है, और उसी दौलत को हथियाने के लिए उसने सालों तक एक मासूम बहन का नाटक किया। उसने मेरे और मेरे माँ बाप के बीच की दूरी को और बढ़ाया, उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया, और आखिर में मुझे रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम किया। मैं अब तक जिसे एक मोहरा समझ रहा था, वो असल में पूरी बिसात बिछाने वाली खिलाड़ी थी। एक शाम मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना। उसकी आवाज में वही ठंडी क्रूरता थी। वो किसी से कह रही थी कि कैसे वो इस गिरते हुए परिवार से खुद को बचाकर बाइक के साम्राज्य में अपनी जगह पक्की करेगी, और जरूरत पड़ी तो वो अपने इस बेकार भाई को एक बार फिर इस्तेमाल कर लेगी। ये सुनकर मेरा खून जम गया। वो इस जन्म में भी मेरे लिए वही पुरानी चाल चल रही थी। मैं चाहता तो उसी पल जाकर उसका गला पकड़ सकता था, उस पर चिल्ला सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं शांत रहा, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा, क्योंकि मैं जानता था कि गुस्से में उठाया गया एक कदम मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। मैंने उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका असली चेहरा देख चुका हूं। उसे आखिर तक यही लगता रहा कि वो जीत रही है। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। एक अजीब सी तकलीफ थी जो गुस्से से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। जिस बहन को मैं कभी अपना खून मानता था, वही मेरी मौत की असली वजह थी। उसने सिर्फ मेरी दौलत नहीं छीनी थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी छीनी थी, और वो भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। उस पल मेरे दिल में उसके लिए बची आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब मेरी जंग का मकसद और भी साफ हो गया था। ये सिर्फ चेयरमैन बाइक या मेरे माँ बाप के बारे में नहीं था। इस पूरी कहानी की असली खलनायक मेरी अपनी बहन थी, और इसलिए उसकी बर्बादी मेरे बदले का सबसे अहम हिस्सा बननी थी। मैं उसे ठीक वहीं गिराऊंगा जहां उसे सबसे ज्यादा घमंड था, सबके सामने, उसी सुनहरे भविष्य के मंच पर। मैंने अपनी पूरी योजना को एक नया आकार दिया। हर मोहरा अब अपनी सही जगह पर था। मेरे परिवार का पतन, बाइक के साम्राज्य का सच, और यूना की असलियत, ये तीनों चीजें अब एक ही जगह आकर मिलने वाली थी। और वो जगह थी उसकी अपनी शादी का मंच। मैंने वो दिन चुन लिया जब मैं इन सब का हिसाब एक साथ चुकता करूंगा। पर इस आखिरी हमले के लिए मुझे और भी ताकत चाहिए थी। मुझे सिर्फ उनके राज नहीं चाहिए थे, मुझे उन पर पूरा कब्जा चाहिए था। मुझे बाइक के साम्राज्य और अपने परिवार दोनों की डोर अपने हाथ में लेनी थी, इतनी मजबूती से कि वो हिल भी ना सके। और इसके लिए मेरा अगला कदम सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। मेरे अंदर अब कोई दुविधा नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, बस एक ठंडा साफ इरादा था। वो लड़की जो मुस्कुराकर मेरी कब्र खोद रही थी, उसे अब अपनी ही खोदी कब्र में गिरना था। मेरी दूसरी जिंदगी का सबसे अहम अध्याय अब शुरू होने वाला था। अब मैं वो बिसात पलटने वाला था
जिस पर वो सालों से बैठकर राज कर रही थी। मेरे पास अब इतना पैसा था कि मैं अपनी अगली और सबसे बड़ी चाल चल सकूं। ये चाल थी अपने दुश्मनों पर पूरा कब्जा करने की। मैं सिर्फ उनके राज जानकर बैठा नहीं रहना चाहता था, मैं उनकी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेना चाहता था। और इसके लिए मुझे चुपके से उनकी कंपनियों के शेयर और उनका सारा कर्ज खरीदना था। मैंने ये काम बड़ी सफाई से किया। अपने निवेशक साथी और कई छोटी छोटी कंपनियों के पीछे छुपकर मैंने एक एक करके अपने मोहरे बढ़ाने शुरू किए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए था कि इन सबके पीछे असल में एक ही आदमी है, और वो आदमी मैं हूं। मैं एक भूत की तरह काम कर रहा था, जिसका वार दिखता तो था पर जो खुद किसी को दिखाई नहीं देता था। सबसे पहले मैंने अपने ही परिवार का सारा कर्ज चुपके से खरीद लिया। अब कानूनी तौर पर मेरे परिवार की पूरी डोर मेरे हाथ में थी। वो जिस जमीन पर खड़े थे वो अब मेरी थी। वो जिस घर में रहते थे उस पर अब मेरा हक था। उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी कि जिस बेटे को उन्होंने ठुकराया था वो अब उनका असली मालिक बन चुका है। इसके बाद मैंने अपना असली निशाना साधा, बाइक का साम्राज्य। मैंने उनके डूबते हुए शेयर और उनका छुपा हुआ कर्ज दोनों को चुपके से खरीदना शुरू किया। ये एक बहुत खतरनाक खेल था, पर मुझे उनकी हर चाल पहले से पता थी। मैं धीरे धीरे उस साम्राज्य के दिल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, बिना किसी को जरा भी आवाज दिए। पर इतने बड़े साम्राज्य में हलचल ज्यादा देर छुपती नहीं है। चेयरमैन बायक एक घात खिलाड़ी था। उसे जल्द ही महसूस होने लगा कि कोई अनदेखा हाथ उसके खिलाफ चल रहा है, कोई चुपके से उसकी कंपनी पर कब्जा कर रहा है। पर वो लाख कोशिश करके भी उस हाथ का चेहरा नहीं देख पा रहा था, और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने सुना कि बायक अपने दफ्तर में पागलों की तरह उस अनजान दुश्मन को ढूंढ रहा था। उसने अपने सारे जासूस लगा दिए थे, पर हर रास्ता एक बंद गली पर जाकर खत्म हो जाता था। उसकी वो ठंडी ताकतवर आंखें अब परेशानी से भर गई थी। पहली बार उस शिकारी को महसूस हो रहा था कि अब वो खुद किसी का शिकार है। मुझे इस खेल में एक अजीब सा मजा आ रहा था। वो आदमी जिसने सारी जिंदगी लोगों को खरीदा और बेचा था, आज खुद बिक रहा था, और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। ये किस्मत का कितना बड़ा इंसाफ था। जो जाल उसने दूसरों के लिए बुने थे, आज वो खुद उसी तरह के एक जाल में फंस रहा था, और जाल बुनने वाला मैं था। दिन ब दिन मेरी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं उस मुकाम के बहुत करीब पहुंच चुका था जहां से मैं उस पूरे साम्राज्य का मालिक बन जाता। बस आखिरी कुछ मोहरे चलने बाकी थे। मैंने अपना समय बहुत सोच समझकर चुना था। मैं ये आखिरी वार तब करूंगा जब उनका सारा घमंड, सारा कुनबा एक ही छत के नीचे इकट्ठा होगा। और वो दिन था यूना की शादी का दिन। उस दिन मेरे सारे दुश्मन एक साथ एक ही जगह मौजूद होंगे। मेरा परिवार, बायक का परिवार, और खुद यूना। वो दिन उनके लिए एक जश्न का दिन होने वाला था, उनकी जीत का दिन। पर मैं उस दिन को उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन बनाने वाला था। मैंने अपने सारे हथियार तैयार कर लिए थे। बायक के साम्राज्य के काले राज, मेरे परिवार के कर्ज के कागजात, और उन दोनों पर मेरा कानूनी कब्जा, सब कुछ अपनी जगह पर था। अब बस उस आखिरी पल का इंतजार था जब मैं ये सारे पत्ते एक साथ मेज पर खोल दूंगा। तूफान आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। शादी के दिन से पहले मैंने एक और चाल चलने का फैसला किया। एक ऐसा वार जो आखिरी हमले से पहले मेरे दुश्मनों को अंदर तक हिला दे। मैं चाहता था कि बायक का साम्राज्य उस आखिरी दिन से पहले ही डगमगाने लगे। मैं उनके घमंड की इमारत में पहली बड़ी दरार डालने वाला था, पर वो भी सरेआम सबके सामने। मेरे पास बायक के साम्राज्य का एक ऐसा काला सच था जो अगर बाहर आ जाता तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। एक पुराना घोटाला जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से दबा रखा था। मेरे पास उसके पुख्ता सबूत थे, और मैंने तय किया कि इन सबूतों को मैं सही लोगों तक बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचाऊंगा। बायक की कंपनी की एक बड़ी मीटिंग थी जहां उसके सारे बड़े निवेशक और साझेदार मौजूद थे। यही वो जगह थी जहां मुझे अपना वार करना था। मैंने अपने साथी के जरिए वो सारे सबूत उस मीटिंग में मौजूद हर अहम इंसान तक पहुंचा दिए। ठीक उसी पल जब जिहान अपने साम्राज्य की झूठी तारीफें कर रहा था, जैसे ही वो सच सबके सामने आया, मीटिंग में सन्नाटा छा गया। फिर वो सन्नाटा फुसफुसाहट में बदला, और फिर एक शोर में। जिहान जो कुछ पल पहले शेर बना बैठा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी वो सारी अकड़, वो सारा घमंड पल भर में हवा हो गया। वो हकलाने लगा, सफाई देने की कोशिश करने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चेयरमैन बायक ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, पर उसके हाथ से बाजी निकलती जा रही थी। उसके बड़े बड़े निवेशक उससे तीखे सवाल पूछ रहे थे, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी वो लोहे जैसी पकड़ अब ढीली पड़ रही थी। पहली बार उस ताकतवर साम्राज्य की नींव सबके सामने हिलती हुई दिखाई दी। उस दिन के बाद बाजार में बाइक के साम्राज्य को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। उनके शेयर गिरने लगे। कुछ निवेशकों ने तो अपना हाथ खींचना भी शुरू कर दिया। वो अजय साम्राज्य जिसके आगे मेरा परिवार बिक जाता था, अब सबकी नजरों में कमजोर पड़ने लगा था, और किसी को नहीं पता था कि इस सबके पीछे आखिर कौन है। मैं अंधेरे खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था, और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मेरा हर वार ठीक निशाने पर लग रहा था।
मेरे दुश्मन एक एक करके कमजोर हो रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि उनका दुश्मन कौन है और कहाँ है। एक शिकारी के लिए इससे बड़ी जीत और क्या होगी, अपने शिकार को बिना दिखे घेर लेना। इस झटके के बाद अब बाइक परिवार और मेरे परिवार दोनों के लिए शादी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई थी। दोनों डूबते हुए लोग थे जो एक दूसरे का सहारा बनकर तैरना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि ये शादी उनकी डूबती नैया को पार लगा देगी। उन्हें क्या पता था कि वो दोनों मिलकर बस एक बड़े भंवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यूना को भी अब महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी पैनी नजरें किसी अनजान खतरे को भांप रही थी, पर वो उस खतरे की असली वजह तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने अपनी शादी की तैयारियां और तेज कर दी, जैसे वो जल्द से जल्द इस सुरक्षा कवच को पहन लेना चाहती हो। उसे नहीं पता था कि वही कवच उसका कफन बनने वाला है। मैंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मेरे दुश्मन अब चारों तरफ से घिर चुके थे, कमजोर और डरे हुए। वो एक दूसरे का हाथ थामे उस आखिरी दिन की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे वो अपनी जीत का दिन समझ रहे थे। और मैं अपने सारे हथियारों के साथ बस उसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब सब कुछ एक ही दिन पर आकर टिक गया था, शादी का दिन। वो दिन जब सारे किरदार एक ही मंच पर होंगे। मेरा बिखरा हुआ परिवार, बाइक का खोखला साम्राज्य और मेरी शातिर बहन। उस एक दिन में मैं अपनी पिछली जिंदगी का और इस जिंदगी का सारा हिसाब चुकता करने वाला था। तूफान अब बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। यूना और जहान की शादी का दिन। तमाम मुश्किलों के बावजूद दोनों परिवारों ने इस शादी को होने दिया, क्योंकि ये अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। दो डूबते हुए परिवार एक दूसरे का हाथ थामकर दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है। ये शादी प्यार का नहीं, बल्कि मजबूरी का एक सौदा थी। शादी का इंतजाम शहर के सबसे आलीशान होटल में था। हर तरफ रोशनी थी, फूल थे और दिखावे की चमक थी। शहर के सारे बड़े लोग वहां मौजूद थे। दोनों परिवार अपनी टूटी हुई हालत को छुपाकर एक झूठी मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। पर इस सारी चमक के पीछे एक गहरा डर छुपा हुआ था। ये कितनी बड़ी विडंबना थी। यही वो शादी थी, यही वो सुनहरा भविष्य था जिसके लिए मुझे बेचा गया था। और आज मैं उसी मंच पर इन सब का अंत लिखने आया था। जिस जगह को वो अपनी जीत का ताज समझ रहे थे, मैं उसे उनकी कब्र बनाने वाला था। किस्मत ने अपना पूरा एक चक्र पूरा किया था और इस बार पासा मेरे हाथ में था। मैंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली थी। बाइक के साम्राज्य के सारे काले कागज, मेरे परिवार के कर्ज के दस्तावेज और सबसे बड़ा हथियार, वो पूरा हिसाब जिसमें उनके साम्राज्य का खोखलापन दर्ज था। मेरे साथी और मेरे आदमी अपनी अपनी जगह पर तैयार थे। बस मेरे एक इशारे की देर थी और सब कुछ खत्म हो जाता। शादी में जाने से पहले मैं एक पल के लिए मीना से मिला। उस सारी ठंडक और बदले के बीच वो मेरी जिंदगी की इकलौती गर्माहट थी। उसने मुझे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, अपना ध्यान रखना। उसके वो दो शब्द मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थे। उस एक पल ने मुझे याद दिलाया कि मैं ये सब आखिर किसके लिए कर रहा हूँ। मैं जब हॉल में पहुंचा तो यूना दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, एक परी की तरह सुंदर। पर मैं उसके उस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे उस शैतान को देख सकता था। वो दुनिया के सामने एक मासूम दुल्हन का नाटक कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने सारी जिंदगी एक मासूम बहन का नाटक किया था। उसका यह आखिरी नाटक भी अब खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ चेयरमैन बाइक मेहमानों के बीच घूम रहा था, अपनी ताकत का दिखावा करते हुए। पर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। वो अंदर से डरा हुआ था, उस अनजान दुश्मन से जो उसके साम्राज्य को निगल रहा था। उसे इस शादी से बहुत उम्मीदें थीं। उसे लगता था कि ये रिश्ता उसे फिर से मजबूत कर देगा। उसे नहीं पता था कि उसका दुश्मन उसी हॉल में उसके बहुत करीब खड़ा है। मेरे माँ बाप भी वहां थे, इस शादी को अपनी उगती इज्जत का आखिरी सहारा समझे हुए। वो इस उम्मीद में थे कि इस शादी के बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उन्होंने एक बार भी मुड़कर उस बेटे के बारे में नहीं सोचा जिसे उन्होंने ठीक इसी दिन के लिए बेच दिया था। पर वो बेटा आज खुद चलकर उनके पास आया था, सारा हिसाब बराबर करने। मैं अपनी उसी पुरानी सादा जैकेट में उस आलीशान भीड़ के बीच खड़ा था। मेरे आसपास हीरे और रेशम की चकाचौंध थी, पर सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान उस हॉल में मैं ही था, और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। मैंने एक नजर पूरे हॉल पर डाली, उन सारे चेहरों पर जिन्होंने मुझे बर्बाद किया था, और मेरे होठों पर एक ठंडी शांत मुस्कान आई। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से डिवाइस को महसूस किया जिसमें उनकी पूरी बर्बादी कैद थी। मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य थी, ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी। सालों का इंतजार, सालों की मेहनत, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए था। मैं वो पल जी भर के जीना चाहता। मैंने एक गहरी सांस ली और उस मुख्य मंच की तरफ बढ़ने लगा। तभी शादी की रस्में शुरू होने का ऐलान हुआ। सब लोग मंच की तरफ देखने लगे। बाइक और मेरे पापा दोनों मंच पर आकर खड़े हुए, मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए। यही वो पल था, वो सही पल जिसका मुझे सालों से इंतजार था। मैं अपने कदम मंच की तरफ बढ़ाए। अब वक्त आ गया था उस खेल को खत्म करने का जो कभी उन्होंने शुरू किया था। मैंने स्टेज की तरफ बढ़ते हुए उस आदमी से माइक ले लिया जो अभी अभी भाषण देने वाला था। पूरे हॉल की नजरें अचानक मुझ पर आ टिकी।
एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मेरे माँ बाप के चेहरे पर हैरानी थी। उनका बेकार बेटा सबके सामने स्टेज पर आखिर कर क्या रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा हड़बड़ाकर मेरी तरफ बढ़े, धीरे से बोले, ये क्या बदतमीजी है, चुपचाप नीचे उतर। पर मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी आंखों में जो ठंडक थी उसे देखकर वो वहीं ठिठक गए। मैंने माइक को अपने होठों के पास लाया और बहुत शांत, बहुत साफ आवाज में बोलना शुरू किया, माफ कीजिए, मैं इस खुशी के मौके पर बस एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। मैंने एक इशारा किया और हॉल की बड़ी बड़ी स्क्रीन जगमगा उठी, पर उन पर शादी की तस्वीरें नहीं थी। उन पर थे बाइक के साम्राज्य के असली हिसाब किताब, वो काले कागजात जिन्हें उन्होंने सालों से छुपा रखा था। पूरे हॉल में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्क्रीन पर यह सब आखिर है क्या। मैंने कहना शुरू किया, आज जिस बाइक साम्राज्य की शान में ये शादी हो रही है, मैं चाहता हूं आप सब उसकी असली कीमत जान लें। ये साम्राज्य जो बाहर से सोने का दिखता है, असल में कर्ज और झूठ का एक खोखला ढेर है। ये पूरी तरह दिवालिया हो चुका है और इसका एक एक सबूत इन स्क्रीन्स पर आपके सामने है। हॉल में मौजूद बड़े बड़े निवेशकों के चेहरों का रंग उड़ने लगा। वो स्क्रीन पर लिखे आंकड़ों को पढ़ रहे थे और उनके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। ये वो सच था जिसे बाइक ने अपनी पूरी ताकत से दबा रखा था, और आज वो सच इस भरे हॉल में सबके सामने नंगा खड़ा था। वो सुनहरा भविष्य सबकी आंखों के सामने कांच की तरह चटक रहा था। चेयरमैन बाइक गुस्से से कांपते हुए आगे आया। ये सब झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। यह आदमी पागल है, इसे यहां से बाहर निकालो। पर उसकी आवाज में वो दम नहीं था। उसका डर उसकी आवाज से साफ झलक रहा था। मैंने बड़ी शांति से कहा, झूठ? चेयरमैन साहब, ये आपके अपने हस्ताक्षर वाले कागजात हैं। आप चाहें तो इन्हें यहां मौजूद हर इंसान को दिखा सकते हैं। बाइक के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी वो सारी ताकत, सारा रौब उस एक पल में बिखर गया। दूसरी तरफ जीहान स्टेज के कोने में खड़ा बुद्ध बना हुआ था। उसका वो सारा घमंड, सारी अकड़ पूरी तरह चूर हो चुकी थी। वो बस खाली आंखों से अपने साम्राज्य को राख होते देख रहा था। अब हॉल में अफरा तफरी मच गई। निवेशक एक दूसरे को फोन करने लगे। कई लोग गुस्से में हॉल से बाहर जाने लगे। जो रिश्ता दो ताकतवर परिवारों को जोड़ने वाला था, वो अब सबके सामने एक मजाक बनकर रह गया था। मेरे माँ बाप जो अब तक इस रिश्ते को अपनी जीत समझ रहे थे, उनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। और अब मैं मुड़ा उस तरफ जहां यूना दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसका वो खूबसूरत चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका था। उसका सुनहरा भविष्य, जिसके सपने उसने सालों से देखे थे, उसकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल चुका था। वो जिस आदमी से शादी कर रही थी वो अब एक कंगाल था, और जिस साम्राज्य का वो हिस्सा बनने वाली थी वो अब एक खंडहर था। उसने अपनी कांपती आंखों से मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में मेरे लिए डर था। उसे शायद अब समझ आ रहा था कि उसका वही बेकार भाई वो अनजान तूफान है जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मैंने उसकी आंखों में देखा और बस हल्के से मुस्कुरा दिया। ठीक वही मुस्कान जो कभी वो मुझ पर हंसते हुए दिया करती थी। पूरा हॉल अब एक तमाशा बन चुका था। वो लोग जो कुछ देर पहले मेरे परिवार और बाइक के आगे बिछ रहे थे, अब उन्हीं को हिकारत की नजर से देख रहे थे। मेरे परिवार का सारा झूठा घमंड, उनकी सारी शान उस एक रात में सबके सामने धूल में मिल गई थी। मैंने उनसे उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया था, उनकी इज्जत। पर यह तो बस पहला वार था। मैंने अब तक सिर्फ उनका भविष्य तोड़ा था। अभी उन्हें यह जानना बाकी था कि उनका वर्तमान भी मेरी मुट्ठी में है। मैंने माइक को कसकर पकड़ा और कहा, और ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास आप सबके लिए एक और खबर है जो शायद इससे भी बड़ी है। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मैंने पूरे हॉल पर एक नजर डाली और कहा, अब तक आपने सिर्फ ये जाना कि बाइक का साम्राज्य खोखला है, पर अब मैं आपको बताता हूं कि उस खोखले साम्राज्य का असली मालिक कौन है। पिछले कई महीनों से एक अनजान आदमी चुपके से इस साम्राज्य के शेयर और इसका कर्ज खरीद रहा था। वो अनजान आदमी और कोई नहीं, मैं हूं। हॉल में जैसे बिजली गिर गई। चेयरमैन बाइक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम? उसने कांपती आवाज में कहा। वो अनजान दुश्मन तुम थे? एक मामूली लड़का? मैंने कहा, मामूली? चेयरमैन साहब, इस वक्त आपकी कंपनी का सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। आपकी कुर्सी, आपका दफ्तर, सब कुछ अब कानूनी तौर पर मेरा है। आप तो बस एक नाम है जिसे मैं जब चाहूं मिटा सकता हूं। बाइक की टांगें लड़खड़ा गईं। उसके पीछे खड़े उसके आदमियों ने उसे संभाला। जो आदमी सारी जिंदगी दूसरों की किस्मत का मालिक बना रहा, आज उसकी अपनी किस्मत एक ऐसे लड़के के हाथ में थी जिसे उसने कभी इंसान भी नहीं समझा था। उसका पूरा वजूद, उसका सारा घमंड मेरे एक इशारे पर टिका था। ये उसके लिए मौत से भी बदतर था। फिर मैं अपने पापा की तरफ मुड़ा। उनका चेहरा देखने लायक था। मैंने कहा, और पापा, आप तो खुश हो जाइए। आपको अब किसी कर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिर पर जो भी कर्ज है वो सब अब मैंने खरीद लिया है। ये घर, ये जमीन जिस पर आप खड़े हैं, सब कुछ अब मेरा है। आप इस वक्त मेरे किराएदार से ज्यादा कुछ नहीं है। पापा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनका वो सारा घमंड जो वो सारी जिंदगी मुझ पर झाड़ते रहे, एक पल में चकनाचूर हो गया। वो लड़खड़ाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गए।
मम्मी उनके पास खड़ी रो रही थी। जिस बेटे को उन्होंने बोझ समझकर ठुकरा दिया था, आज वही उनका मालिक बनकर उनके सामने खड़ा था। मैंने अपने पापा की आंखों में देखा और कहा, आप सारी जिंदगी मुझे एक बोझ समझते रहे, एक बेकार बेटा जिसकी कोई कीमत नहीं। आज मेरी असली कीमत देख लीजिए। आज मेरी कीमत वो पूरा साम्राज्य है जिसके पीछे अंधे होकर आप अपने ही खून ठोकर मत रहे। आपने अपना असली हीरा पहचाना ही नहीं और एक नकली पत्थर के पीछे भागते रहे। मेरे ये शब्द मेरे माँ बाप के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गए। उनके चेहरे पर अब पछतावे की पहली लकीर दिखाई दी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त निकल चुका था और उसके साथ उनका सब कुछ। मैंने उनसे अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि उनके लिए मेरे दिल में अब ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरा खालीपन था। अब मेरी नजरें यूना पर थीं। वो अब भी स्टेज पर बैठी थी, अपने उजड़े हुए सपनों के बीच। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गया। पूरा हॉल हमें देख रहा था। मैं उसके सामने रुका और बहुत धीरे से, सिर्फ उसके सुनने के लिए कहा, खेल खत्म हुआ यूना। उसने डरते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने खुद को बहुत शातिर समझा था, है ना, कि तुम मुस्कुराकर किसी को बर्बाद कर सकती हो। तुमने मुझे सिर्फ एक मोहरा समझा, एक ऐसा भाई जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लो। पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बिसात का असली खिलाड़ी कौन है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर ये पछतावे के आंसू नहीं थे, ये सिर्फ हार के आंसू थे। मैं उससे और कुछ नहीं बोला। उससे कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। उसका असली चेहरा, उसकी असली हार उसके सामने थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। मैं उससे दूर हट गया, उसे उसके उजड़े हुए महल के बीच अकेला छोड़कर। उसका सुनहरा भविष्य उसकी अपनी ही चालों की वजह से राख हो चुका था। मैं वापस स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन बिखरे पड़े थे, टूटे हुए, हारे हुए। मेरा परिवार, बाइक, जिहान और यूना, सब के सब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक पल के लिए दांव पर लगाई थी, और आज वो पल मेरे सामने था। पर अभी इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आना बाकी था, एक ऐसा सच जो इन सबको अंदर तक तोड़ देने वाला था। मैंने पूरे हॉल की तरफ देखा और फिर अपने टूटे हुए परिवार की तरफ, और तब मैंने वो आखिरी सच कहा जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मजाक था। मैंने कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब बदले के लिए किया, पर असली मजाक तो ये है कि मुझे ये साम्राज्य गिराने के लिए कुछ खास करना ही नहीं पड़ा। मैंने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, ये बाय का साम्राज्य जिसके पीछे आप अंधे होकर भाग रहे थे, जिसके लिए आप अपने सगे बेटे को भी ठोकर मारने को तैयार थे, ये तो खुद ही डूबने वाला था। मैंने इसे गिराया नहीं, मैंने तो बस इसे थोड़ा पहले गिरा दिया। आपने जिस सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे, वो पहले से ही एक लाश था। मेरी बात सुनकर मेरे माँ बाप पत्थर बन गए। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया है और किसके लिए खोया है। उन्होंने अपना सच्चा बेटा, अपना असली सोना एक ऐसी चीज के पीछे भागकर ठुकरा दिया था जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। उनकी सारी बेरुखी, सारी बेवफाई आखिर में पूरी तरह बेकार साबित हुई थी। फिर मैं यूना की तरफ मुड़ा, जो अब भी अपनी हार के सदमे में थी। मैंने कहा, और तुमने इस परिवार को अपने इशारों पर नचाने के लिए, मुझे एक मोहरा बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। पर देखो, आखिर में तुमने किसे बर्बाद किया? मुझे नहीं, तुमने अपनी ही चालों से अपने ही परिवार को इस अंजाम तक पहुंचाया है। मैंने कहा, अगर तुमने लालच की ये आग ना लगाई होती, अगर तुमने इस परिवार को इस खोखले साम्राज्य के पीछे ना धकेला होता, तो शायद आज तुम सब एक आम पर खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। तुम्हारी इस साजिश ने, तुम्हारे इस घमंड ने तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को ले डूबा। ये सब तुमने किसी और के लिए नहीं, अपने ही हाथों से किया है। ये सच यूना के लिए सबसे बड़ी सजा थी। ये जानना कि उसकी अपनी चालाकी, उसका अपना घमंड ही उसकी बर्बादी की असली वजह बना, ये उसे अंदर तक तोड़ गया। उसने सब कुछ पाने के लिए एक खेल खेला था, और आखिर में वो सब कुछ हार गई थी, और वो भी अपनी ही गलती से। उसके चेहरे पर अब हार के नहीं, बल्कि पछतावे के आंसू थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने वो सब कह दिया था जो मुझे कहना था। मेरे अंदर अब कोई बोझ नहीं था, कोई गांठ नहीं थी। जिस बदले की आग में मैं सालों से जल रहा था, वो अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। मेरे दुश्मन मेरे सामने थे, अपने ही किए की सजा भुगतते हुए। और सबसे बड़ी सजा ये थी कि उनकी सारी बेरुखी बिल्कुल बेकार गई थी। पापा ने कांपते हाथों से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुझे कभी पहचाना ही नहीं। ये वही शब्द थे, एक अपने इंसान का प्यार जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तरसता रहा था। पर आज जब वो शब्द मेरे सामने थे, तो उनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। मैंने उनकी तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, माफी। जब मुझे आपके एक पल के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे सिर्फ ठोकरें दी। मैंने आप सबको एक आखिरी मौका भी दिया था, और आपने उसे भी ठुकरा दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आपने अपने बेटे को बहुत पहले ही खो दिया था। ये कहकर मैंने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। उनकी रोती हुई आवाजें, उनकी माफी की गुहार अब मेरे लिए बस एक शोर थी,
मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब चुकता कर लिया था। उन्होंने अपने हाथों का सोना फेंक कर कांच के पीछे भागना चुना था, और आज वो कांच उनके अपने हाथों में चकनाचूर हो चुका था। मेरे लिए ये अध्याय यहीं खत्म होता था। मैं उस हॉल से बाहर निकल आया, पीछे एक बिखरी हुई दुनिया छोड़कर। बाहर की हवा आज पहले से कहीं ज्यादा हल्की महसूस हो रही थी। मेरे कंधों से सालों का बोझ उतर चुका था। पीछे मेरे दुश्मनों का वो महल एक एक ईंट करके गिर रहा था, और मैं उसकी हर ईंट को गिरते हुए बड़े सुकून से देख रहा था। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ खत्म हो गया। बाइक का साम्राज्य पूरी तरह डूब गया। जिहान और उसका परिवार सड़क पर आ गया। मेरे माँ बाप का घर और उनकी बची हुई हर चीज बिक गई। वो जिस शान और शौकत पर इतना इतराते थे, उसका अब नामो निशान नहीं बचा था। उन्हें अब उसी आम जिंदगी में जीना था जिसे वो सबसे ज्यादा हिकारत से देखते थे। और यूं ना, उसका वो सुनहरा भविष्य, वो सारे सपने सब राख हो चुके थे। जिस शोहरत और दौलत के लिए उसने अपनी रूह तक बेच दी थी, वो सब उससे छिन चुका था। वो अब एक गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर थी, अपने पछतावे के साथ। उसने जो बोया था वही काट रही थी। ये किस्मत का इंसाफ था, जो देर से सही पर पूरा हुआ था। मैंने उनसे कोई बदला नहीं लिया, किसी पर हाथ नहीं उठाया। मैंने तो बस उन्हें वो आईना दिखाया था जिसमें उनका अपना असली चेहरा था। उनकी बर्बादी की वजह मैं नहीं, बल्कि उनके अपने कर्म थे, उनका अपना लालच था। मैंने तो बस वक्त को थोड़ा सा मोड़ दिया था और सच को सबके सामने ला खड़ा किया था। बाकी का सारा काम उनकी अपनी करनी ने कर दिया। इन सबसे दूर मैंने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू की। मेरे पास अब बेशुमार दौलत थी, ताकत थी, पर इन सबसे ज्यादा कीमती कुछ और था। मैं उस वकील के दफ्तर गया जहां मीना काम करती थी। मैंने उसके लिए एक बेहतर जिंदगी का इंतजाम किया था, बिना उस पर कोई एहसान जताए। उसकी माँ पूरी तरह ठीक थी और उसकी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं थी। इस बार मैंने खुद को उससे दूर नहीं रखा। मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बना, बहुत धीरे धीरे। वो नहीं जानती थी कि मैं असल में कौन हूं या मैंने क्या किया है। उसके लिए मैं बस एक अच्छा इंसान था, जिसे एक इंसान की तरह देखता था। और शायद मुझे बस यही चाहिए था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई सौदा नहीं, कोई धोखा नहीं था। मीना के साथ बिताए वो पल मेरी ठंडी जिंदगी में किसी गर्म धूप की तरह थे। पहली बार मुझे लगा कि शायद ये दूसरी जिंदगी सिर्फ बदले के लिए नहीं मिली थी। शायद ये मुझे वो खुशी देने के लिए मिली थी जो मैं पिछली बार कभी पा नहीं सका। वो हंसी, वो अपनापन जिसके लिए मैं हमेशा तरसता रहा, वो अब मेरी जिंदगी में था। कभी कभी मैं अपने उन पुराने दिनों के बारे में सोचता हूँ, वो दर्द, वो धोखा, वो अकेलापन, और मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। उस टूटे हुए लड़के से इस आदमी तक जिसने अपनी पूरी किस्मत खुद अपने हाथों से ली थी। मैंने अपने आप से किया हर वादा निभाया था, ना मैं बिका ना मैं झुका, और मैं वो सब कुछ वापस ले लिया जो मेरा था। आज जब मैं अपनी इस नई जिंदगी को देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, और सबसे जरूरी, मेरे पास मेरा अपना सुकून है। मेरे परिवार ने अपना सोना फेंक कर कांच चुना था, पर मैंने अपनी इस दूसरी जिंदगी में वो असली सोना पा लिया जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। और अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा।